हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कंपटीशन टारगेट ऐप पर। और आज हम लोग इलेक्ट्रिकल आईटीआई के लिए चौथा क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे विद्युत परिपथ तथा प्रतिरोध। और विद्युत परिपथ तथा प्रतिरोध में हमने जो पहला क्लास दिया था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये परिपथ क्या होते हैं और परिपथ के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, जिसमें चर्चा हुई थी कि परिपथ में जो मुख्य घटक होते हैं वो सोर्स ईएमएफ मतलब बैटरी जहां से विद्युत की उत्पत्ति होती है, दूसरा उसके चालक और तीसरा विद्युत को उपयोग करने वाला कंज्यूमर या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इसके बाद हमने चर्चा किया था, अगले क्लास में हमने चर्चा किया था कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसको प्रभावित करने वाले प्रतिरोध का। दोस्तों, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। साथ ही विद्युत धारा के प्रवाह को जो अवरुद्ध करता है, जो रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध तथा विभवांतर और धारा के बीच में संबंध स्थापित करते हुए ओम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को हमने आपके साथ शेयर किया था तथा ओम्स के स्टेटमेंट के साथ उनके लॉ को भी दिया था। उसके अगले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने ओम्स के लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स बनाए थे, मीन्स उस पर आधारित हिसाब बनाए थे कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि यदि कहीं पर प्रतिरोध का मान दिया हुआ है तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा को निकालेंगे, यदि किसी परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा उस मटेरियल का जिससे वो परिपथ का निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसी श्रेणी में आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोध का समूहन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें हम लोग एक समूह में सजाते हैं। इसके समूह तीन प्रकार के होते हैं, एक समांतर क्रम होता है, दूसरा श्रेणी क्रम होता है और तीसरा मिश्रित क्रम होता है। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर प्रतिरोधों का समूहन आवश्यक क्यों है। सवाल क्या है? प्रतिरोधों का समूहन आवश्यक क्यों है? देखिए, जैसा जनरली हम लोग बाजार में क्या देखते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एक बल्ब हो, जो बल्ब 12 वोल्ट का हो, अर्थात 12 वोल्ट बैटरी से जलने वाला बल्ब हो, लेकिन हम जब बाजार में जाते हैं और 12 वोल्ट की बैटरी हमें उपलब्ध नहीं मिलती है और बाजार में पेंसिल बैटरी जो होते हैं वो 1.5 वोल्ट के उपलब्ध है, तो हम क्या करते हैं? हम 1.5 वोल्ट के जो हैं वो 8 बैटरी लेते हैं। तो 8 बैटरी जब 1.5 वोल्ट के लेंगे तो 1.5 वोल्ट के 2 बैटरी को श्रेणी में जोड़ेंगे तो 3 वोल्ट होगा। इस तरह से 8 बैटरी को जोड़ करके 12 वोल्ट की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों ने पहले रेडियो देखा होगा या पहले के जमाने का टर्च देखा होगा, मोबाइल का टर्च नहीं, मैं विशेष टर्च की बात कर रहा हूं जो बैटरी से चलता था, तो देखते होंगे उसमें 2 या 3 बैटरियां लगती थी। रेडियो जो होते थे वो 2 बैटरी के 3 बैटरी के रेडियो होते थे। तो दोस्तों, जो रेडियो बजता है तो रेडियो को बजने के लिए या तो 4.5 वोल्ट लगते थे, नहीं तो 3 वोल्ट लगते थे, जबकि बाजार में उपलब्ध जो बैटरी होती थी चाहे एवरेडी का या निप्पो का, वह बैटरी 1.5 वोल्ट का होता था। इसलिए 2 बैटरी को जोड़ करके 3 वोल्ट पुराया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी परिपथ में जितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, यानी प्रतिरोध का जितना मान की आवश्यकता होती है और हमारे पास उतने मान का प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है, या तो उससे ज्यादा है या फिर उससे कम है, तो हम प्रतिरोध को विशिष्ट रूप से सजाते हैं जिससे उसके मान को घटा बढ़ाकर
सर्किट के अर्थात परिपथ के जरूरत वाले मान की पूर्ति किया जा सके। दोस्तों उदाहरण के तौर पर आप यदि ग्रोसरी के दुकान में जाते हो, किराना दुकान में जाते हो और मान लीजिए कि आपको 3 केजी चावल लेने हैं, लेकिन दुकानदार के पास 3 केजी का कोई बटखारा ही नहीं होता है, तो फिर वो कैसे देगा? तो वो 5 केजी जो होता है वो तराजू के एक पल्ले में डाल देता है, तराजू के एक पल्ले में 5 केजी डालता है, दूसरे पल्ले में जो होता है वो क्या डालता है? चावल डालता है, और फिर साथ में वो 2 केजी का एक बटखारा डाल देता है। साथ में वो क्या डालता है? एक 2 केजी का बटखारा डालता है। अब दोस्तों ये 2 केजी प्लस चावल बराबर होने हैं 5 केजी, मतलब 5 केजी इक्वल टू चावल प्लस 2 केजी, अर्थात हम क्या समझते हैं कि जो चावल का भार है वह हो जाता है 3 केजी। तो हमें जरूरत थी कितने खरीदने की चावल? 3 केजी, लेकिन बटखारा कितना था? 5 केजी का और 2 केजी का। दोस्तों इसी प्रकार यदि मान लेते हैं कि एक परिपथ है और इस परिपथ में सपोज कीजिए कि इस परिपथ में जो है हमें प्रतिरोध की आवश्यकता है, और यह जो प्रतिरोध का मान है एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि 8 ओम की प्रतिरोध की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास 8 ओम का प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है। हमारे पास 4 ओम के कई प्रतिरोध उपलब्ध हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर आवश्यकता है वो तो है, हम इसके जगह पर 4 ओम के 2 प्रतिरोध लगा देते हैं। इस तरह से प्रतिरोध का जो कुल मान है वो 8 ओम हो जाता है, जो इस सर्किट के रिक्वायरमेंट को अर्थात जरूरत को पूरा करता है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल क्या आया कि आखिर प्रतिरोधों का समूहन आवश्यक क्यों है? तो इसका जवाब क्या होगा कि यदि सर्किट के मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार, जरूरत के अनुसार हमारे पास प्रतिरोध उपलब्ध नहीं होता है, तो हम प्रतिरोधों का समूहन करके सर्किट के अर्थात परिपथ के मांग को पूरा करते हैं। आइए अब हम इसे लिखित तौर पर देखते हैं। प्रतिरोधों का समूहन क्यों आवश्यक है? क्यों होता है या फिर आवश्यक है? दोस्तों इसका आंसर होगा कि परिपथ के आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उस मान का प्रतिरोध उपलब्ध नहीं होने पर हम कई प्रतिरोधों को समूहन करके परिपथ को सुचारू बनाते हैं। दोस्तों
परिपथ में जितने ओम के प्रतिरोध की मांग होती है और हमारे पास उस मान का प्रतिरोध उपलब्ध नहीं होता है, उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ 8 ओम की आवश्यकता थी, तो क्या करते हैं, परिपथ के आवश्यकता के अनुसार उस मान का प्रतिरोध उपलब्ध नहीं होने पर हम कई प्रतिरोधों को समूहन करके परिपथ को सुचारू बनाते हैं, मीन्स परिपथ के डिमांड को पूरा करते हैं और परिपथ को उपयोग बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि प्रतिरोधों का समूहन क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आगे बात करने वाला हूं कि समूहन कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सवाल आती है कि प्रतिरोधों का समूहन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन और तीसरा होता है मिश्रित समूहन, मतलब जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों ही होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित समूहन। ठीक है दोस्तों, अब किस परिस्थिति में हम श्रेणी क्रम का समूहन करेंगे, किस परिस्थिति में हम श्रेणी क्रम का समूहन करेंगे, किस परिस्थिति में हम समांतर क्रम का समूहन करेंगे और किस परिस्थिति में मिश्रण क्रम का समूहन करेंगे, यह निर्भर करता है परिपथ के रिक्वायरमेंट पर, डिमांड पर, मांग पर तथा हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोध के मान पर। अगर हमारे पास अधिक वैल्यू का प्रतिरोध उपलब्ध हो और परिपथ का मान कम हो, तो उस दौरान जो है हम लोग समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। यदि हमारे पास प्रतिरोध कम वैल्यू का हो और परिपथ का मान ज्यादा वैल्यू का हो, तो उस दौरान हम लोग श्रेणी क्रम का प्रतिरोध करते हैं। यदि हमें कुछ इस प्रकार का चाहिए प्रतिरोध का मान, सर्किट में डिमांड है कि जो न तो समांतर से प्राप्त किए जा सकते हैं और न ही श्रेणी क्रम से प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे प्रतिरोध के लिए, ऐसे सर्किट के लिए, ऐसे परिपथ के डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग मिश्रित क्रम समूहन का उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अब हेडिंग दीजिएगा श्रेणी क्रम समूहन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन, मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या करता है, आइए उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, दैट मीन्स सपोज दैट वी हैव द 3 रेसिस्टेंस, each of values R1, R2 and R3 respectively, they are connected in series। मान लीजिए एक क्षण के लिए कि हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, तीनों श्रेणी क्रम में सजे हुए हैं। A और B के बीच एक है, B और C के बीच दूसरा है और C और D के बीच तीसरा है। दोस्तों, ये आगे आकर के एक सेल से जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, फॉर कंप्लीटिंग ए सर्किट
as we have to require the resistance, sale, and for indication purpose we are using ammeter and voltmeter, so we should arrange here the ammeter in series also. दोस्तों, एक परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को मान लेते हैं कि यहां पर हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं। कौन कौन सा? R1, R2 और R3, जिसे इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें 4 मुख्य बिंदु हमारी होती है, A, B, C और D। साथ ही इसमें एक एमीटर इसी श्रेणी क्रम में अरेंज कर देते हैं और आगे इसे बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद हम 3 वोल्टामीटर लेते हैं, 3 वोल्टामीटर लेते हैं जिन्हें यहां कनेक्ट करते हैं। V1 इसके साथ, दूसरा यहां से V2 इसके साथ और तीसरा यहां पर V3 इसके साथ। दोस्तों, ये शेप किसी भी प्रकार का हो सकता है, वास्तव में ये वायर होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सीधा ही होगा, तिरछा भी जोड़ा जा सकता है। अब जैसा हम लोगों ने पहले देखा है कि यहां से करंट पास होती है ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ऐसे। दोस्तों, तो मेन सर्किट जो है वो एक ही है, अतः इससे एक ही करंट पास हो रही है। हम लोग महसूस क्या करते हैं? हम लोग महसूस करते हैं कि इस प्रतिरोध R1 की वजह से A और B के बीच में जो एक विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वह V1 होता है। मीन्स प्रतिरोध से करंट पास होने के बाद में इसके वोल्टेज में कमी आती है। जो यहां पर वोल्टेज है, जो बैटरी का मेन सप्लाई वोल्टेज है, या कहेंगे कि इस पॉइंट से अगर हम एक वोल्टामीटर को कनेक्ट करें, जो मेन वोल्टेज होगा, तो जो मेन वोल्टेज का वैल्यू है वो इस तीनों वोल्टेज या फिर ड्रॉप वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहां पर जो हुआ, तो इसी बात को हम लोग एक पैटर्न में लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कहने का तात्पर्य है कि A और D के बीच में जितना विभवांतर का अंतर होता है, जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, जितना वोल्टेज घटता है, वोल्टेज घटने का तात्पर्य है कि आप कैसे महसूस करोगे वोल्टेज घटता है। तो ऐसा कीजिएगा कि अगर आपके घर में 100 वाट का बल्ब, जो पहले पीला वाला होता था नॉर्मल बल्ब, उस बल्ब को आप लगाएंगे और एट ए टाइम जब बल्ब जलता रहेगा उसी समय आप घर के मोटर को ऑन कर देना। फिर देखिएगा कि वोल्टेज पहले ज्यादा लाइट देता था बल्ब, एकाएक उसका लाइट कम हो जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप उसको कहते हैं कि जब रेसिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज गिर जाता है। वोल्टेज कम होने से दोस्तों पंखा के स्पीड घट जाते हैं, बल्ब की रोशनी कम हो जाती है और कई सारे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर जो टोटल वोल्टेज में कमी हुआ उसको हम V से सूचित करते हैं। वहीं पर R1 की वजह से जो कमी हुआ उसको V1 से सूचित करते हैं। R2 की वजह से जो वोल्टेज में कमी हुआ उसको V2 से सूचित करते हैं और R3 की वजह से जो वोल्टेज में कमी हुआ उसको V3 से सूचित करते हैं। तो टोटल वोल्टेज में कमी जो है वो क्या है? V है। चलिए, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा तो इसको मैं और ऊपर कर दे रहा हूं, एमीटर के ऊपर ही जोड़ दे रहा हूं ताकि थोड़ा भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मेरा वर्क दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं, आपके कंफ्यूजन को दूर करना है।
कई लोग इसको ऊपर भी जोड़ सकते हैं, यहां से भी आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तार होती है, कहीं से भी आप घुमा के रख दो, यहां भी मैं जोड़ सकता हूं यहां से हटाकर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, तो जो टोटल वोल्टेज में कमी है माने ए और डी के बीच का जो विभवांतर है वह V है, वहीं ए और बी का विभवांतर V1, बी और सी का विभवांतर V2, सी और डी का विभवांतर V3। ये कैसा हुआ, क्लियर है? सबको याद होना चाहिए क्या है कि टोटल ए और बी मतलब तीनों रेसिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज में कमी आया एक साथ उसको V से सूचित कर रहे हैं। एक रेसिस्टेंस R1 की वजह से जो कमी आया उसको V1 से सूचित कर रहे हैं, R2 की वजह से जो कमी आया उसको V2 से, और R3 की वजह से जो कमी आया उसको V3 से। फ्रेंड्स, once again I am repeating that the potential drop due to, that means the voltage drop due to the whole these three resistance between the point A and B is represented with the V, and the voltage drop due to the resistance R1 is represented with V1, and V2 is representing the voltage drop due to the R2, and V3 is representing the voltage drop due to the resistance R3. Okay, now I am just writing these three things in the form of equation, that the total voltage representation, that means the total voltage drop is V equal to the sum of the individual these three voltage drop. दोस्तों, ये जो टोटल प्रतिरोध का वजह से जो वोल्टेज में गिरावट है V है, ये तीनों के योग के बराबर होता है, इसलिए हमने लिख दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें कॉमन क्या है, तो आप लोग पहले से जानते क्या है, चूंकि आप जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, मीन्स वोल्टेज इक्वल टू करेंट इनटू रेसिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो V है ये क्या हो जाएगा, तो I इंटू R। जो R है यह टोटल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है A से लेकर D तक, इसलिए मैं यहां लिखता हूं AD। ओके, नाउ जो V1 है वो रिप्रेजेंट करता है R1 को, और I करंट इससे पार हो रहा है, इसलिए V1 R1। अब जो है V2 जो है वो किसके लिए है, R2 के लिए है। जो V2 का वैल्यू होगा वो I करंट पार हो रहा है, तो I2 R2। और दोस्तों उसी तरह से जो V3 है वह क्या हो जाएगा, तो V3 हो जाएगा I R3। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि R में तो मैंने R1 R2 R3 कर दिया, लेकिन I में I1 I2 I3 क्यों नहीं किया। तो एक ही तार है, वायर है, और इसी वायर से करंट गुजर रहे हैं, तो करंट के वैल्यू में कोई कमी नहीं आती है, करंट का वैल्यू यूनिफॉर्म शो करता है, जो हमें यहाँ एमीटर में प्राप्त होती है। तो जब एक ही है तो उसको अलग अलग नोटिफिकेशन देने से कोई फायदा नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं इस तीनों में कॉमन क्या है, I है, जिसको कॉमन ले लिए तो मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां हो गया IRAD। I से I कैंसिल हो जाता है, और फ्रेंड्स हमें इस प्रकार से AD बराबर मिलता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि फ्रेंड्स ये तीन रेसिस्टेंस का था, ओनली 3 रेसिस्टेंस के थे, तो फिर हमने 3 को लिखा। यदि इसी प्रकार से 4 रेसिस्टेंस के होते, 5 रेसिस्टेंस के होते, या फिर नंबर ऑफ n रेसिस्टेंस के होते, तो वहां पर हम लोग लिखते कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn, चाहे वो जितना रहेगा। यूं कहेंगे कि जो
प्रतिरोध का, यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो टोटल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होते हैं। मीन्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ individual value of the multiple resistance. Friends, once again I am repeating that the whole resisting value of a circuit is equal to the sum of multiple resistance that can be represented as R equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot dot Rn, हम जितना भी ले लें। आइए फ्रेंड्स, अब इसे क्लियर करने के लिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। अभी जो हमने एक फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूला पर आधारित यह एक क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि 5 ओम, 4 ओम, 7 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इनके समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में किसी परिपथ में लगे, श्रेणी क्रम में किसी परिपथ में लगे, परिपथ में लगे हैं, तो इनके समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 प्रतिरोध हैं जिन्हें हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। पहला प्रतिरोध है 5 ओम, दूसरा प्रतिरोध है 4 ओम, तीसरा प्रतिरोध है 7 ओम और चौथा प्रतिरोध है 6 ओम। ये जो है एक सर्किट से जुड़े हुए हैं। तो यह बतलाना है कि समतुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब है कि इन सब को हटा करके हम एक कोई प्रतिरोध लगाएं। मतलब इस प्रकार का एक हमने प्रतिरोध लगा दिया, इसका वैल्यू R है, वो कितना होगा? दोस्तों, डायग्राम से ऐसे सॉल्व होगा कि ये जो 4 प्रतिरोध हैं, चारों को हटाकर हम एक लगा दिए। जैसे कई बार होता है कि 5 छोटे छोटे बल्ब 100-100 वाट का हम अगर लगाए हैं, रोशनी कम दे रही है, तो 5 को हटा दिए, एक 500 वाट का हेलोजन लगा दिए। तो बल्ब भी जो है वो एक प्रकार का प्रतिरोध है, चाहे वो पंखा हो, बल्ब हो, टीवी हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, ये सबके सब जितने भी विद्युत से चलने वाले संयंत्र होते हैं, सबके सब प्रतिरोध है। तो फ्रेंड्स, यहाँ यूं समझिए कि 5 वो जो छोटे छोटे बल्ब थे, 4 जो छोटे छोटे बल्ब हैं, इस चारों बल्ब को हटा करके हम एक ऐसा बल्ब लगाएं जो उतना ही बिजली कंज्यूम करे जितना बिजली ये चारों करता था, तो वो बल्ब कितने वैल्यू का होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों को सबसे पहले सॉल्व करने के पहले लिखना होता है गिवन डाटा, मीन्स क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है दोस्तों, R1 का मान है यहां पर 5 ओम, R2 का मान यहां पर है 4 ओम, R3 का मान है यहां पर 7 ओम और R4 का मान है यहां पर 6 ओम। और फ्रेंड्स, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि फॉर्मूला R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो सीधा जो है उस R का वैल्यू हम यहां निकाल देंगे, मीन्स 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 ओम। तो 5 4 9, 9 7 16 और 6 22 22 ओम। अर्थात अगर हम इन चारों बल्ब को, जिनके प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्रमशः 5 ओम, 4 ओम, 7 ओम और 6 ओम हो,
हटा दे तो उनके जगह पर बिना सर्किट के वैल्यू को बदले हुए, चेंज किए हुए हम एक अगर 22 ओम का रेसिस्टेंस लगाते हैं तो इस परिस्थिति में जो है कि दोस्तों वह जो रेसिस्टेंस होगा, वो वैल्यू होगा, वो 22 ओम का होगा, जो कहीं से कोई दूसरा इफेक्ट सर्किट पर असर नहीं करेगा। ये होता है श्रेणी क्रम। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे इसे पहले नोट कर ले, और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पर। यह क्वेश्चन 15 ओम, 14 ओम, 9 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में किसी परिपथ में लगे हैं तो इनके समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं। आप इसे सॉल्व करेंगे और अगले क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके बचे हुए 2 और जो है वो पहला क्या, दूसरा क्या था, समांतर क्रम समूहन, साथ ही मिश्रण समूहन या मिश्रित समूहन, तथा इनके जो है इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स मीन्स प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। कंपटीशन टारगेट ऐप को आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, कैरी ऑन।